हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर PYQ सीरीज़। हम फुल फोर्स से पॉलिटी ख़त्म करने के तरफ जुट चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो अपना GS2 वाला थोड़ा सा पार्ट है जिसमें गवर्नेंस का थोड़ा सा होता है, मैनेजमेंट, थोड़ा सा मिसलिनियस चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, लॉ एंड ऑर्डर, क्रिमिनल जस्टिस, इससे रिलेटेड जितने भी PYQ या उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आए हुए हैं सब खत्म करेंगे धक और मज़ा आएगा। ठीक है, कुछ भी पूछूँ कमेंट में आंसर करना। PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, ज्वाइन कर लेना, इंटरेक्ट करो, मज़े करो और एग्ज़ाम क्रैक करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रेस को जो है वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। अच्छा, अपना गोल क्या है? +40 मार्क्स एबव एवरेज, है ना। 80 + 40 120 नंबर प्रीलिम्स में लाना है एंड वी विल बी थ्रू विथ प्रीलिम्स। चलो, तो जो प्रेस है उसको अपना फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। बाकी का 3 कौन सा है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ऑल दो प्रेस का हाल आप देख ही रहे हो, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन टुडे। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 तरीके के ऑफेंस होते हैं, एक अपना कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, एक अपना नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में ये है कि जो पुलिस है दैट कैन अरेस्ट विदाउट एनी वारंट और FIR विदाउट मजिस्ट्रेट अप्रूवल रजिस्टर हो सकता है। बाकी जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें थोड़ा सा वॉइस वर्सा कर लेना आप। ठीक है, तो ये पुलिस सीधा अरेस्ट कर लेगी FIR विदाउट मजिस्ट्रेट के अप्रूवल के। उसमें क्या होगा कि पुलिस को भाई अरेस्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट का अप्रूवल चाहिए होगा, FIR के लिए अप्रूवल चाहिए होगा। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो बहुत हीनियस होंगे, जैसे डाउरी हो गया और मर्डर हो गया, रेप हो गया, चोरी हो गई, इस तरह की चीज़ें, है ना, सीधा अरेस्ट वाली चीज़ होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। 1992 का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आया जो कि अपने लिटरेसी रेट के बारे में, कि हमारे यहाँ की लिटरेसी रेट काउंट कैसे होता है। तो इसमें लिखा है कि ए पर्सन हु कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इज़ नॉट डिफाइंड एज ए लिटरेट। देखो ये चीज़ सही है। अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके देखोगे तो उन्होंने लिखा है कि पर्सन जो कि 7 साल के ऊपर है, इफ़ ही शी कैन राइट इन एनी लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग एंड, मतलब रीड राइट विद अंडरस्टैंडिंग, तो उसको हम लिटरेट बोलेंगे, बाकी सब इलिटरेट हैं। और 5 साल के नीचे वालों को उनको भोला भाला बच्चा माना जाता है, उनको कैलकुलेट नहीं करते। 5 से 7 के बीच की कोई क्लैरिटी नहीं है, मैं PhD करने नहीं गया। ठीक है, तो 7 से ऊपर रीडिंग राइटिंग विद अंडरस्टैंडिंग किसी भी लैंग्वेज में, है ना, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, डजेंट मैटर। और 5 साल के नीचे वालों को इलिटरेट काउंट किया जाएगा। तो ये पूरा था। चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ द एज आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन इवन इफ दे आर एबल टू रीड एंड राइट। बिल्कुल सही बात है, 5 के नीचे वाले नहीं दे जाएंगे। फॉर द पर्पज ऑफ सेंसस ए पर्सन इज लिटरेट इफ ही सी कैन राइट विद अंडरस्टैंडिंग एनी 15 लैंग्वेज मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है ये। किसी भी लैंग्वेज में आप लिखो, आप लिटरेट माने जाओगे। ठीक है, 3 गलत हो जाएगा, 3 गया तो आपका ऑप्शन D आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकाला था कि रीड प्लस राइट कर सके, है ना, विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज। कोई भरोसा नहीं है, UPSC कभी भी पूछ सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा है ना, जनरल नॉलेज आपको थोड़ी आनी चाहिए। ठीक है, बिलो 5 आर नॉट टेकन, 5 to 7 का मुझे कोई क्लियरिटी नहीं, आपको हो तो बता देना, बट आई वोंट रिकमेंड डूइंग PhD ऑन दिस वन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं CACP के बारे में। अच्छा देखो, इसमें थोड़ा थोड़ा सा लगेगा कि आपको ये पॉलिटी से बाहर थोड़ा जा रहा है, बट मिसलिनियस नेचर का है, कांट हेल्प, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो जो कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस होता है वो MSP रिकमेंड करता है किसको? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर को, और वो MSP को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? टू इस्टेब्लिश एग्रीकल्चर प्राइस। ठीक है, हाँ, CACP जो MSP रिकमेंड करता है उसके ऊपर कोई भी प्राइस नहीं जाती, मतलब उसके कम में कोई भी प्राइस नहीं जाती, ऐसा माना जाता है कि मैं इतना मिनिमम तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, टू इंश्योर मीनिंगफुल रियल इनकम लेवल ऑफ द फार्मर, सही ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स बाई प्रोवाइडिंग एसेंशियल एग्रीकल्चर कमोडिटी एट रीजनेबल रेट थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा सही लग रहा है ना, कि इसमें PDS वगैरह की बात कर दी कि भाई PDS के थ्रू वो कस्टमर्स को एक रीजनेबल दाम पे अनाज वो करवाते हैं, मतलब उपलब्ध करवाते हैं, है ना, प्रोवाइड करवाते हैं। थोड़ी हिंदी मेरी निकल आती है, कितना भी कोशिश कर लूँ। 4th है टू इंश्योर मैक्सिमम प्राइस फॉर द फार्मर। देखो CACP का ना MSP है, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो दिस विल बी बिकम मोर रॉन्ग। ऑल्दो 3 भी मुझे थोड़ा रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि CACP का PDS में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, है ना। PDS वगैरह तो फिर आगे वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट उसमें सब आ गया, तो CACP का डायरेक्ट बस MSP तक ही रहता है। तो ये थोड़ा सा कम गलत है, बट 4th वाला जो है वो बहुत ज़्यादा ही गलत है। सो अपना 4th आप अगर कट करोगे तो आपका 1 2 3
एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। मुझे थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हुआ था, बट देन आई रियलाइज्ड कि हाँ ठीक है। चलो, अब NHRC देखो इस बार भी न्यूज़ में है कि अपने जो इंडिया का NHRC है उसको बहुत जगह से डिस्क्रेडिट कर दिया गया कि आप लोग सही काम नहीं कर रहे हो। सो बाई दिस मेथड NHRC बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो NHRC के बारे में हम जो भी स्टैटिक है वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूँ। तो ये जब 1999 में आया था तो ये क्वेश्चन इस समय रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा था कि चेयरमैन मस्ट बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये ऑप्शन गलत है। इस समय चेयरमैन के अलग क्राइटेरियाज हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल याद करना है, ठीक है। इसके बाद तुम्हें NHRC के बारे में कभी भूलना नहीं चाहिए, ये इंश्योर करो। NHRC चेयरमैन से स्टार्ट करते हैं। रिटायर्ड CJI और सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक। रिटायर्ड नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा वो सर्विंग होगा। CJI रिटायर्ड, ठीक है। 5 मेंबर होंगे, एटलीस्ट एक औरत होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए। उसके बाद सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ले लो या जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ले लो, है ना। सर्विंग भी हो सकते हैं, रिटायर्ड भी हो सकते हैं। अगर आप हाई कोर्ट से उठाओगे तो चीफ जस्टिस को उठाओ, सुप्रीम कोर्ट से उठाओगे तो जस्टिस को उठाओ, ठीक है। दिमाग में घुस रहा है। पहला हमने क्या पढ़ा कि जो इसका चेयरमैन होगा वो कौन, CJI रिटायर्ड हो गया है या सुप्रीम कोर्ट का कोई नॉर्मल जज। फिर मेंबर्स में CJI मतलब CJ ऑफ हाई कोर्ट या फिर सिंपल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये याद रखना, जैसे कि हाई कोर्ट बड़ा है तो उसका CJ चलेगा, हाई कोर्ट छोटा है तो उसमें CJI चाहिए, सुप्रीम कोर्ट थोड़ा बड़ा है तो जज भी चल जाएगा। इस तरह से दिमाग में डाल सकते हो, ठीक है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है तो जितनी भी वल्नरेबल सेक्शन के चेयरमैन है ना, वो सब इसके एक्स ऑफिशियो हो जाएंगे। जैसे नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी, SC ST, चाइल्ड, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस NCBC, PWD, है ना, नेशनल कमीशन ऑन वुमेन। तो इसके जो 1 2 3 4 5 6 7 जो हुए ना, ये इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाएंगे। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, स्टैचुरी बॉडी है, याद रखना है। चेयरमैन प्लस मेंबर इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट एंड दे कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाई देम, ठीक है। 6 मेंबर होते हैं इन सब के सिलेक्शन कमिटी में। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन, बोथ लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। कौन कौन, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, स्पीकर। चेयरमैन नहीं, डेप्यूटी चेयरमैन, क्योंकि जो चेयरमैन होता है वो तो फिर वाइस प्रेसिडेंट हो गया, वो अलग हो गया, उसके पास डेमोक्रेटिक मैंडेट नहीं होता, है ना। बोथ लीडर ऑफ अपोजिशन, तो ये आपको कंपोजिशन याद रखनी, ठीक है। सिटिंग जज को अगर आपको इसमें अपॉइंट करना, जैसे यहाँ पे है ना कि CJ ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज, तो उसके लिए आपको CJI की कंसल्टेशन लगेगी, ठीक है। 3 ईयर का इनका टेन्योर होता है या 70 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। रीअपॉइंटमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। नो फर्दर एम्प्लॉयमेंट, आपको कहीं इसके बाद आगे की एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। नो बाइंडिंग, कोई पावर पनिश नहीं करने की होती है। और स्टेट में भी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो, जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बात आई कि प्राइम मिनिस्टर करते क्या हैं, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे नीति आयोग हो गया, नेशनल गंगा बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। जो बहुत सारी कैबिनेट कमेटी, जैसे कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, इस तरह की जो भी कैबिनेट कमेटी है उसका चेयरमैन मोस्टली प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो बोर्ड होता है उसमें भी प्राइम मिनिस्टर इज चेयरमैन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट किसके बारे में आया, NGT के बारे में। देखो NGT इस बार थोड़ा सा न्यूज़ में है, तो NGT का बेसिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये मैं आपके PT 365 से ले आया हूँ। यार PT की भी वीडियो लानी है, मतलब मुझे टाइम नहीं मिल रहा है ऑनेस्टली। मैं फिनिश करना चाहता हूँ कि जो अभी अपना अप्रैल चल रहा है ना, इसमें मैं PT और सारे PYQ फिनिश करना चाहता हूँ, बट ट्रस्ट में मुझे टाइम नहीं मिलता। PT है, PYQ है, CSET है, फिर खुद का कुछ थोड़ा नोट्स बनाना, ऑफिस जाना, इट्स टू हेक्टिक, है ना। उसके बाद फिर यूट्यूब का थोड़ा सा देखना होता है। आई एम थिंकिंग टू हायर समवन जो कि मेरी थोड़ी हेल्प कर सके इन चीज़ों में, सो दैट आई कैन फोकस ऑन कोर थिंग्स, बट विल सी, है ना, थोड़ा टाइम का पॉसिबिलिटी है। चलो, बट दैट इज़ नॉट योर वरी, मैं अपने तरफ से पूरा करूँगा, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल दिल्ली में है, स्टैचुरी बॉडी है। जज और एक्सपर्ट इसमें बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जज बैठेगा, है ना। सिविल कोर्ट की पावर होती है इनके पास, बट इनके ऊपर सिविल प्रोसीजर नहीं अप्लाई होता। जो हमारे CRPC और RPC के प्रोविजंस हैं, दे डू नॉट अप्लाई ऑन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है। ये सुओ मोटो एक्शन ले सकते हैं, ये रिलीफ ग्रांट कर सकते हैं अगर कोई कहीं पे किसी को तकलीफ हुई है इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, तो NGT कैन ग्रांट सम रिलीफ, है ना। इनके ऊपर मैंडेट है कि 6 महीने में आपको फाइनल देना है, और अगर इनके डिसीजन को आपको अपील करना है तो नेक्स्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। चलो, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का
वो है ज्यूरिसडिक्शन है वो इन लॉज पे है, जैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एयर पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आप बस ये याद करना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, ईपीए है ना, WPA नहीं है, ईपीए है। क्योंकि आज तक मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एनजीटी से रिलेटेड, उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। सो इंस्टेड ऑफ, अगर ये आपके 6 के 6 जितने भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, अगर 7 नहीं याद हो रहे तो ये याद कर लो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, यू विल हैव सम इम्यूनिटी व्हेन क्वेश्चन कम्स, ठीक है, तो ये याद कर लेना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 2023 का क्वेश्चन रिलेटेड टू वही आया कि अपना कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी नहीं है। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये 102nd अमेंडमेंट से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया गया था। सो ये है। NHRC नहीं है, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा। लॉ कमीशन भी नहीं है। अच्छा, आपको ये बताना है कि लेटेस्ट लॉ कमीशन कौन सा बना है ना, उसका नंबर क्या है, और लेटेस्ट CGI कौन से बने हैं। ये मतलब ऑल्दो स्टेट UPSC जैसा क्वेश्चन लग रहा है, स्टेट PCS जैसा, बट आ सकता है जब वो ये पूछ सकते हैं कि बुक किसने लिखी है और कौन सा डिलिमिनेशन हुआ था। तो नाउ द लेवल इज़ समवेयर अराउंड दैट, ठीक है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये भी अपना स्टैचुरी बॉडी है। सो ओनली वन बिकम योर ऑप्शन, ठीक है। चलो मैं ये क्वेश्चन बता ही देता हूँ जो मैंने आपसे पूछा है कि जो लेटेस्ट लॉ कमीशन अभी आया है ना, वो 23rd लॉ कमीशन है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट ने इसको अपॉइंट किया है लॉ कमीशन को। लॉ कमीशन के बारे में थोड़ा सा आप बेसिक्स भी पढ़ सकते हो अगर आपको लक्ष्मीकांत से या अपने कोई भी स्टैटिक सोर्स हो उससे पढ़ना हो तो गो हैड, बी माई गेस्ट, ठीक है। 2023 में क्वेश्चन आया। अब देखो थोड़ा थोड़ा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड आया है, तो आपको बस इतना याद रखना। देखो क्रिमिनल जस्टिस में आप पूरा पढ़ के तो जा नहीं सकते, है ना, कि CRPC, WPC, BNS ये सब पढ़ के जाओ। तो आपको क्या करना है, 7th शेड्यूल पढ़ के जाना है। आपको ये दिमाग रखना है कि भाई जो लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, जेल है, पेरोल है, फरलो है, जो भी क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड मामला होता है वो स्टेट का अपना मामला है, ठीक है। इतने से अगर क्वेश्चन हुआ तो कर लेना, नहीं हुआ छोड़ देना, क्योंकि नहीं पढ़ पाओगे, अभी टाइम भी कम है, और टाइम होता तो भी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि इतना कुछ और पढ़ने को है जिससे आसानी से मार्क्स निकाला जा सकता है, ठीक है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है, दिमाग में रखो कि भैया क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो 7th शेड्यूल में स्टेट के अंदर आती हैं। अगर इस लॉजिक से मैं कुछ कट कर पाया, कुछ हाथ पैर मार पाया तो कर दूंगा, नहीं कर पाया छोड़ दूंगा, ठीक है। ये दिमाग से जाना। स्टार्ट करते हैं 2023 का क्वेश्चन। कह रहे हैं होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये गलत कट गया क्योंकि हमने पढ़ा कि होम गार्ड पुलिस का पार्ट है, पुलिस जो है अपना स्टेट का पार्ट है, ठीक है। रोल ऑफ होम गार्ड्स इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। ये बिल्कुल अपने आसपास की बात लग रही है कि हाँ भाई होमगार्ड और क्या ही करेंगे, है ना, ऑक्सिलरी फोर्स की तरह सपोर्ट करेंगे, जहाँ पुलिस कम पड़ेगी वहाँ जाएंगे, और भी उनके बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। टू प्रिवेंट फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर बिंग होम गार्ड्स बटालियन हैव बीन रेज इन सम स्टेट। किया होगा, इतना बड़ा स्टेट है, इतना सब कुछ हो सकता है किसी में किसी ने किया हो, आप इसको पढ़ के नहीं जा सकते, आपको सही मानोगे, ठीक। सो ओनली 2। देखो मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने ऑप्शन देख रखा है, मुझे याद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ और आपको आना चाहिए था होम गार्ड के बारे में, नहीं आ सकता, पढ़ के नहीं जाते आप, हमारे सिलेबस में नहीं है, PYQ में नहीं है, लक्ष्मीकांत में नहीं, कहाँ से पढ़ोगे, ठीक है। सो मेक श्योर कि इतना दिमाग में आपको रहे कि होम गार्ड बिकम्स स्टेट सब्जेक्ट। अगर उस लॉजिक से सॉल्व हुआ करेंगे, नहीं हुआ छोड़ देंगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में वही आया। इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन। बोला था हमने कि प्रिजन मैनेजमेंट इज स्टेट सब्जेक्ट, तो स्टेटमेंट 1 सही है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है। इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्न बाई प्रिजन एक्ट 1894 विच एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब देखो इसके 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर तो ये सही होगा तो ये 1 को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि अगर प्रिजन एक्ट 1894 में इन्होंने प्रोविंशियल सब्जेक्ट में रखा तो उससे फिर स्टेट में आ गया एंड थिंग्स लुक्स लॉजिकल। तो अगर स्टेटमेंट सही होगा तो वो एक्सप्लेन करेगा, या तो फिर गलत हो जाएगा। तो अगर हुआ तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पे 2 होगा, ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, ये 2 होगा। तो या तो ये होगा कि स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, या फिर ये होगा कि बोथ स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट एंड एक्सप्लेन ईच अदर, ठीक है। ये नहीं होगा, है ना। ये हमने लेट से CSAT लगा के दिमाग लगा दिया।
अब आप 50-50 पहुंच गए हो। आई विल से नाउ लिसन टू योर गट फीलिंग एंड मार्क द आंसर इफ़ यू हैव टू। ऑल जब 50-50 पहुंच जाओ तो डोंट लीव द क्वेश्चन, क्योंकि पेपर ऐसा ही आ रहा है। तो मैंने ये दिमाग लगाया था कि ये एक्सप्लेन तो कर रहा है, अगर ये सही है तो, अगर गलत है तो फिर सी ऑप्शन, नहीं सही है तो ए ऑप्शन। तो आप इसमें से कोई भी मार सकते हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि प्रिजन एक्ट 1894 भाई मैं पढ़ के नहीं जाता और ना ही आप पढ़ के जाओगे। तो फिर इसमें अगर मैं आपको समझाऊं कि नहीं नहीं बेसिक्स नहीं तैयार है आपका, तो आई विल बी डूइंग रॉन्ग विद यू एंड विद माई सेल्फ एज वेल। ठीक है, तो इट्स अप टू यू व्हाट यू चूज़, बट द आंसर इज़ ए। इसका मतलब कि अभी भी जो 1894 का हमारा प्रिजन एक्ट है दैट इज़ बीइंग यूज्ड टू मैनेज आवर प्रिजन्स इन स्टेट्स। ठीक है, चलो क्लियर कट रहना यार, अपने आप से नहीं झूठ बोल सकते, है ना। प्रिजन मैनेजमेंट एक्ट चलो आपने पढ़ भी लिया, अगली साल कुछ और आ जाएगा, सब पढ़ के जाओगे, कैसे पढ़ोगे, नहीं पढ़ सकते। ठीक है, सो बेसिक बाउंड्री में अपनी एकदम प्रिपेयर रहना है, बाउंड्री के बाहर आए थोड़ा दिमाग लगाना है और ज़बरदस्ती नहीं करनी अपने आप से। ठीक है, उसी से सवाल होंगे, उसी से सिलेक्शन भी होगा। आपको रिलेटिव्स होना, देखो ये गेम ऐसा नहीं है ना कि जैसे आप चेस खेलते हो तो उसमें आपको चेस नहीं खेलना होता, आपको अपने अपोनेंट के साथ खेलना होता है। आपको अपोनेंट इसमें कहाँ है, ऐसे विद्यार्थी जो सब कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, 36 सोर्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक भी समझ नहीं आ रहा। आपने 2 सोर्स अच्छे से पढ़ा, उसमें से आया, आपने सब कुछ किया, रिलेटिवली सबको बीट करके आप आगे निकल गए। तो ये माइंडसेट हमेशा आपको रखना है कि जो आपकी थाली में है परोसा गया उसमें से कुछ गलत नहीं होगा, उसके बाहर जो है देखते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पीवीटीजीज़ के बारे में आया है। पीवीटीजी इस बार काफ़ी न्यूज़ में है, प्रधानमंत्री जी के काफ़ी उनके लिए, अगर ये पढ़ोगे अभी जो अपनी PT 365 आई है स्कीम्स इन न्यूज़, तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए बहुत सारे स्कीम्स निकाले, तो उसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो पीवीटीजी को डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे पहली बात तो ये है कि उनको हैबिटेट राइट मिला हुआ है अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट, है ना। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आया है, आई थिंक अपनी पॉलिटी में आगे आएगा, तो आई थिंक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में ही आएगा, पढ़ लेंगे हम ना, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आने वाली है। पीवीटीजीज टोटल 75 हैं, 18 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में। ठीक, उड़ीसा में 13 है इन द नंबर, सबसे ज़्यादा, मतलब टाइप ऑफ पीवीटीजी सबसे ज़्यादा है। पॉपुलेशन वाइज छत्तीसगढ़, MP, महाराष्ट्र, झारखंड, तो ये इसका हो गया अपना स्टैटिक पार्ट। ठीक है, और धेबर कमीशन ने इस पर अपनी रिपोर्ट दी थी कि किस पॉपुलेशन को आपको पीवीटीजीज डिक्लेयर करना है। कुछ क्राइटेरियाज होंगे, जैसे उनकी पॉपुलेशन बहुत जल्दी डिक्लाइन कर रही है, उनका डेवलपमेंट, एजुकेशन, उनके स्किल्स, उनके यहाँ सैनिटेशन और बाकी चीज़ें थोड़ा बहुत लो है ना, वो उनका भी एसिमिलेशन बाकी नॉर्मल सोसाइटी से नहीं हुई है, तो आप उनको पीवीटीजी बना देना। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। पीवीटीजीज रिजाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी, सही लग रहा है क्योंकि हमने अभी इसका बेसिक पढ़ा। ठीक है, उसके बाद A stagnant and declining population is one of the criteria for determining PVTG's status. ठीक है, there are 95 PVTGs officially notified in the country so far. तो ये गलत है, हमने अभी पढ़ा कि 75 है। Irregular Kannada Reddy tribes are included in the list of PVTGs. देखो पॉइंट ये है ना कि अगर कोई एग्जामिनर ये नाम डाल रहा है ना आपको डराने के लिए कि भाई कौन कौन से ट्राइब जो हैं अपने लिस्ट में हैं, तो वो उन्हीं लिस्ट में से उठा के नाम देगा, है ना। वो ऐसे कोई ट्राइब खोजने नहीं जाएगा कि जो पीवीटीजी में नहीं है, लाओ डाल के इनको कंफ्यूज करता हूँ। जनरली एग्जामिनर आलसी होते हैं, तो इस हिसाब से आप सोच सकते हो कि अगर उसको पीवीटीजी की 75 की लिस्ट दिख गई तो 75 का 95 करके क्वेश्चन गलत करने की कोशिश करेगा, और फिर उन 75 में से कोई 2 लगा के पूछ लेगा कि इसमें है कि नहीं, जनरली वो होंगे, है ना। इस तरह से एग्जामिनर की तरह सोच सकते हो आप। ठीक, तो ये अपना हो गया, और ये अपना जो स्टैटिक है आपको याद रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। आधार के बारे में पूछा है, कह रहा है कि आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। ठीक है, मुझे नहीं पता। स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ एन आधार डेटा। देखो ये है कि अपना आर्टिकल 21 है ना, राइट टू प्राइवेसी। सो आई एम 100% श्योर कि जब आधार एक्ट आया होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट की नज़र उस पर पड़ी होगी और ऐसा कुछ प्रोविजन रहता, तो वो आर्टिकल 21 में काट देता कि भाई आप आधार डेटा किसी से शेयर कर रहे हो, इसका मतलब हमारा राइट टू प्राइवेसी वॉयलेट हो रहा है। सो दिस इज़ बेसिक। आधार एक्ट मैं पढ़ के नहीं गया हूँ, तुम भी नहीं पढ़ के जाओगे, कोई नहीं जाएगा। ठीक है, सो ये दूसरा सही लग रहा है, तो ये गया। अब 2, 4 या 1, 2, 3 में कोई हो सकता है, देखते हैं। आधार इज़ मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। अच्छा,
देखो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आर वेरी वाइड रेंज ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। आपका कार इंश्योरेंस हो सकता है, बाइक इंश्योरेंस हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, टर्म इंश्योरेंस हो सकता है, फायर इंश्योरेंस हो सकता है, बहुत सारे इंश्योरेंस है। एंड इस चीज़ को बोलना कि हर इंश्योरेंस में आधार लगेगा, इसका मतलब एग्जामिनर ने सारे इंश्योरेंस के प्रोविजन पढ़ रखे हैं और वो ये नहीं करेगा, ठीक है। सो वी कैन सेफली मार्क दिस रॉन्ग। अगर वो रॉन्ग हमने मार्क कर दिया, सो 2 and 4 विल बिकम द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अब आप इसको ये मत समझ लेना कि मैं बहुत जानकार हूँ और मुझे एलिमिनेशन ट्रिक्स पता है। मैं कोई एलिमिनेशन ट्रिक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक सिंपल लॉजिकल दिमाग से सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो ऐसा हुआ होगा। आधार एक्ट मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, एग्ज़ाम में जिसका दिमाग चल गया वो क्वेश्चन कर लेगा। और PYQ जब आप करोगे तो आपका दिमाग उस डायरेक्शन में सोचने लग जाएगा, इसीलिए PYQs आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलो, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है? व्हेन ए प्रिजनर मेक्स आउट सफिशिएंट केस, parole कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर बिकॉज इट बिकम्स द मैटर ऑफ हिज हर राइट। देखो, इसने बोला कि मेक्स आउट सफिशिएंट केस, पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड। बात यहाँ पे ख़त्म हो सकती थी, बस उसने बोला कि भाई ये इसका राइट हो गया, ठीक है। क्रिमिनल का पैरोल पे कोई राइट नहीं होता, ये जुडिशियल डिस्क्रेशन है। आपने सुना नहीं होगा कि बहुत लोग कि मैं पैरोल पे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि जज अप्रूव नहीं कर रहा है। अगर पैरोल वॉज मैटर ऑफ राइट तो सारे क्रिमिनल बाहर घूमते हैं ना, फिर तो कोई जेल में ही नहीं रहता। तो पैरोल जो है, पैरोल या फरलो जो भी कह लो, वो आपका मैटर ऑफ राइट नहीं है, इट इज़ ऑन जुडिशियल डिस्क्रेशन कि वो आपको देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स। हाँ, मतलब इनके रूल खुद हैं क्योंकि प्रिजन इज मैनेज्ड बाय स्टेट रूल्स। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 2021 में क्वेश्चन आया इसमें लंबी चौड़ी बहस हुई जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी पे, तो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा देता हूँ। ऑल्दो अगर आपको दिमाग में हो ऐसा कि भाई पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस थाने में होगी, जुडिशियल कस्टडी मतलब जेल में होगी, है ना। मूवीज़ तो हम देखते ही रहते हैं कि भाई जुडिशियल कस्टडी मतलब जेल में चला गया जहाँ जेलर हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट है। पुलिस कस्टडी मतलब वो थाने में बंद है प्रॉपर, ठीक है। तो क्वेश्चन आया, चलो पहले बेसिक पढ़ लेते हैं। जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है कि मजिस्ट्रेट के सामने होता है और नॉर्मल जेल में बंद होता है ना। मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश हो चुका होता है। पुलिस कस्टडी में वो पुलिस के पास ही होता है, पुलिस उससे इंटरोगेट कर सकती है, पूछ सकती है, कुछ सवाल जवाब कर सकती है, और पुलिस स्टेशन में ही जनरली वो लॉकड अप होता है, थाने में, ठीक है। अब देखो, अब लॉकड अप और डिटेंशन की बात आ गई तो आर्टिकल 22 अपना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। तो अगर आपने किसी को डिटेन किया है, सो ही हैज़ राइट टू नो द ग्राउंड कि आपने किस ग्राउंड पे उसको डिटेन किया है, प्लस ही हैज़ राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ, है ना, शी हैज़ राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। और मजिस्ट्रेट के सामने आपको विद इन 24 आवर्स प्लस द ट्रैवल टाइम, इतने के बीच में आपको 24,000, मतलब आपने जब अरेस्ट किया उसके 24 घंटे के बीच में, प्लस जो कि ट्रैवल में आपका टाइम लगे आने जाने में, उसमें आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अगर आपने किसी को डिटेन किया है। तो ये हमारे आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, तो पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के बारे में हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या बोल रहा है। जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन एक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट, ठीक है, एंड सच एक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। देखो, जुडिशियल कस्टडी पुलिस स्टेशन से रिलेटेड नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जुडिशियल कस्टडी में है तो नॉर्मल जेल में जाएगा। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ कोर्ट। ये सही लग रहा है कि जुडिशियल कस्टडी का मतलब ही यही हो गया कि अब सब कुछ कोर्ट देखेगी, सवाल जवाब कोर्ट करेगी, आपका हो गया है ना। तो ऑप्शन 2 विल बिकम करेक्ट ऑप्शन। तो अभी तक अगर आप देखो कि जो भी ये क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड चीज़ें आई कि पैरोल के बारे में बताओ, प्रिजन मैनेजमेंट के बारे में बताओ, होम गार्ड के बारे में बताओ, तो अगर आपके पास एक बेसिक दिमाग होता कि भाई ये सब चीज़ें जो हैं अपनी स्टेट सब्जेक्ट में आती हैं, तो यू कुड हैव गेट क्लोजर टू द करेक्ट आंसर, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि आपके सारे सही हो सकते थे, बट स्टिल इट विल गिव यू सम इम्यूनिटी एंड सम रिलीफ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, है ना। चलो, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हमेशा से फेमस रहा है। क्वेश्चंस डिजिटल मिशन पे, स्कीम्स पे ये आते ही रहते हैं। तो आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन के बारे में थोड़ा सा जो ट्रिक पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 100% बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है।
जो नेशनल हेल्थ एजेंसी है, इट इज़ द नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। और इसका 14 डिजिट का आईडी मिलता है जब आप इस पर मतलब वो करते हो, रजिस्टर करते हो ना, डेटाबेस बनाने के लिए अपना हेल्थ डेटा, जैसे एक्सरे हो गया, स्कैन हो गया, दवाई की प्रिस्क्रिप्शन हो गई, डॉक्टर का रिपोर्ट हो गया, तो वो सब आप एक 14 आईडी का, जैसे कि अपना आधार होता है ना, आधार कितने का होता है, 12 नंबर का, तो ये 14 डिजिट आईडी का होता है। अब अगर इस पर क्वेश्चन गलत करना होगा तो यही 14 का 12 कर देगा, 12 का 10 कर देगा, उसी में घुमाता रहेगा, ठीक है। और ये वॉलंटरी होता है, ऐसा नहीं सबको करना ही है, ठीक है। डेटाबेस जो होगा वो प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होगा। चलो, बाय नोइंग दिस लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट। अभी हमने पढ़ा कि वॉलंटरी है, ऐसा नहीं कि आपको अडॉप्ट करना ही है। as it aims to achieve universal health coverage, every citizen of India should be part of it ultimately. Again, वॉलंटरी है तो शुड बी पार्ट ऑफ अल्टीमेटली नहीं लगा सकते आप, ठीक है। सो ऑप्शन 3 विल बिकम द करेक्ट वन, ठीक है। चलो, इस पे और कितना क्वेश्चन है, उसके बाद आपका सेंटर स्टेट रिलेशन शुरू हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम द इंटरनल डिस्टर्बेंस, है ना। हमारा आर्टिकल 355 जो है वो ये हमारे सेंटर को ड्यूटी देता है कि भाई कभी भी कुछ दिक्कत हो स्टेट में, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, जैसे अभी मणिपुर में हो रखा है ना, तो इस मणिपुर की वजह से ही अपना जो इमरजेंसी प्रोविजन है आर्टिकल 352, 54, 56 और 355 वाला, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू ए पर्सन बिहाइंड हेल्थ फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखो, ये तो कभी भी नहीं होगा, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मना ही कर दे रहा है कि भाई किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो उसको लीगल एड मत ही दो। वो ये कर सकता है, कुछ लिमिटेशन लगा सकता है, कुछ रिलैक्सेशन दे सकता है, बट इनडेफिनेटली मना ही कर दे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इज इनेबलिंग डॉक्यूमेंट, अच्छा डॉक्यूमेंट है, लोगों को हेल्प करने के लिए है, तो ऐसा सिंपल दिमाग लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज ए एविडेंस। देखो, अब वही बात आ गई कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 कैसे पढ़ के जाओगे, नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो हमें पता है कि 2 नहीं है तो ऑल 3 नहीं होगा, ठीक है। और हमें पता है कि 1 है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो नन भी नहीं होगा। अब अगर ये सही हुआ तो ओनली 2 होगा, अगर ये गलत हुआ तो ओनली 1 होगा। अब 50-50 है, आपको जो करना है कर सकते हो, अब आपकी श्रद्धा है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, ये गलत है। टेररिज्म एक्ट में पुलिस के सामने अगर आपने कोई कन्फेशन दिया तो दैट कैन बी यूज्ड एज ए एविडेंस, तो ये गलत था और आपका ओनली 1 सही हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें मैंने अगेन कहा कि 50-50 पहुंच गए, टेक योर कॉल। देर इज़ नो वे आई कैन हेल्प यू इन दिस, देर इज़ नो वे एनी वन कैन हेल्प यू इन दिस। अगर कोई आपको ये ट्रिक बताए कि नहीं देखो ये टेररिस्ट है तो होता होगा, ये भाई आप हवा में तीर मार रहे हो, एग्ज़ाम के बाहर आके बकवास कर रहे हो, क्योंकि आपको पेपर देना नहीं है, वहाँ पे आपका सब कुछ रिस्क पे नहीं रहता, तो इसलिए आप कुछ भी बोल दोगे, है ना। तो अब देखो, जैसे एग्ज़ाम में ये अगर क्वेश्चन आ गया और आपके दिमाग में है कि नहीं नहीं इसमें तो ट्रिक लगता है जी, और मेरे से नहीं लग रहा है, तो तुम अपने आप, तुम्हारे बहुत अंदर हीन भावना आ जाएगी कि नहीं मुझे ही नहीं आ रहा है, और अपने आप को कोसोगे कि देखो मेरा ट्रिक फेल हो गया, ये हो गया, वो। ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट देख लो, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको कि स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा लूज़ कर गए तो आप अपने आप को कोसते हो कि अगर मैं यहाँ एग्जिट कर जाता, वहाँ एंट्री कर जाता। भाई तुम्हें थोड़ी पता है कि कौन सी चीज़ कब कहाँ मूव करेगी। तुम तो क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारी कोई स्ट्रैटेजी है, तुम्हें कुछ पता है कि हाँ ये करना, वो आप पीसफुली कर सकते हो, रिजल्ट जो भी आए आपको स्वीकार करना है। यहाँ पे सेम चीज़ है, आप 50-50 पे पहुँच गए, नाउ टेक योर कॉल, है ना। रैंडमाइजेशन करके आप टिक मारो, सही हुआ हुआ, गलत हुआ हुआ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है ना। टैलेंट इज़ आउट ऑफ द पिक्चर हियर। तो अपने आप को नहीं कोसना है ऐसे क्वेश्चंस में, ना ही इनको चेज करना है, ठीक। चलो, तो ये आर्टिकल 355 मैंने पेस्ट कर दिया था कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन। और ये जो था अपना ये प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला यहाँ पे था ना, फॉर बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो मैंने यहाँ लिख दिया था। देखो, सब कुछ मैं कॉन्स्टिट्यूशन और यही सबसे लेके आता हूँ क्योंकि वही रिलायबल रिसोर्सेज हैं। व्हेन एनी पर्सन इज डिटेन्ड इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर शैल as soon as may be communicate such person the grounds on which the order has been made, मतलब आपको ग्राउंड बताना है, प्लस अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर, है ना।
तो ग्राउंड बताना और राइट टू डिफेंड जो है वो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, तो वो हर जगह फॉलो होगा, ठीक है। सो ये था। नेक्स्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और कुछ और चीज़ें करेंगे, है ना। 30 मिनट की वीडियो हो गई है, आई थिंक इतना काफ़ी होता है। और वीडियोज़ अब धक्का धक आएंगी, रोज़ आएंगी, एक दो। मेरा गोल है इस वीक नहीं, इस मंथ मुझे पीटी, सारे PYQs और CSAT का कॉम्प्रहेंशन तो मैं ख़त्म मान रहा हूँ अपनी तरफ से, बट मैं क्वेश्चंस आपको कराता रहूँगा, ठीक है। और जुड़े रहो, क्वेश्चंस करते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा। बेसिक से जुड़े रहोगे, PYQ करके ही जाना है आपको। PYQ आप स्किप नहीं कर सकते। अगर जैसे तुम अभी लास्ट के 10, 20, 25, 30 दिन में तुम करंट अफेयर के पीछे भागने लगे, अगली साल अगर तुम, भगवान करे सबका हो जाए, बट अगली साल अगर नहीं हुआ, वापस से PYQ का लोड आएगा। अगर इस बार PYQ कर लोगे ना, अगली साल PYQ नहीं करना पड़ेगा आपको, रिवाइज करके जाओगे, बाकी चीज़ें करके जाना, ठीक है। PYQ मत छोड़ो प्लीज़, बाकी सब भले छोड़ दो, PYQ CSAT ये सब मत छोड़ो, बाकी सब सेकेंडरी हैं, ठीक है। चलो, समझदार बच्चे हो आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय। हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, चलो।